हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 हमने प्रीवियस वाले वीडियो तक कंप्लीट किया। ओके, उसमें हमने क्या कंप्लीट किया, 4 क्वेश्चंस। ओके, अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम इस पार्ट 2 में देखेंगे। ओके, एंड ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कौन से चैप्टर के हैं स्टूडेंट्स? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ओके, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से क्या बोल रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 5, यूज द डेटा इन टेबल 3.2। ये टेबल 3.2 क्या है स्टूडेंट्स? ये टेबल 3.2 आपकी स्टैटिस्टिक्स की एनसीईआरटी बुक का टेबल है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा खोलोगे तो उसमें जो टेबल 3.2 है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप बुक में देखोगे स्टूडेंट्स तो ये पर्टिकुलर वो टेबल है। ओके, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही टेबल है। ओके, तो हमें बोला गया है कि यूज द डेटा इन टेबल 3.2 दैट रिलेट्स टू मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये जो हमारा टेबल है ये किससे रिलेटेड है? मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर से। ओके, ऑन फूड ऑफ 50 हाउस होल्ड एंड ओके, ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन दिया है, ये मतलब हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि हमें टेबल 3.2 का यूज करना है। ठीक है, ये जो टेबल 3.2 है वो क्या बता रहा है हमें? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर बता रहा है 50 हाउस होल्ड्स का। ठीक है, अब कुछ गिवन क्वेश्चन है हमारे पास में, वो हमें सॉल्व करने हैं। ओके, तो इसमें से हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला, ऑब्टेन द रेंज ऑफ मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन फूड। ओके, हमें क्या ऑब्टेन करना है स्टूडेंट्स? हमें ऑब्टेन करना है रेंज। ओके, रेंज क्या होती है? रेंज होती है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। राइट, ये चीज हमने पढ़ी है ना जब हमने रेंज पढ़ा था कि भाई रेंज क्या है? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन जो भी आपके पूरी डेटा का और जो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है पूरे डेटा का, दोनों का डिफरेंस क्या होने वाला है? रेंज होने वाली है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डेटा में से हमें क्या निकालना है? इस पर्टिकुलर डेटा में से हमें निकालना है रेंज। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं। वैसे तो बहुत बड़ा टेबल है, मतलब थोड़ा ज्यादा हमें अच्छे से देखना पड़ेगा तब जाके हम सही आंसर पर आएंगे। अदरवाइज हमने अगर कोई भी वैल्यू को मिस आउट किया तो हो सकता है हम कुछ गलत आंसर पर आ जाए। ठीक है, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से देखना है। ठीक, अब स्टूडेंट्स इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हमारी लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, तो चलिए हम लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर कॉलम में अगर मैं देखूं स्टूडेंट्स तो ये 5090 ये सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, तो अब जो बाकी के होंगे वो अगर कोई 5000 से बड़ा नंबर होगा तो ही मैं उस पर्टिकुलर नंबर को इंक्लूड करूंगी। ठीक है, फर्दर चेकिंग के लिए। अगर 5000 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा तो हम क्या मानेंगे कि भाई यही हमारा लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो चलिए हम सेकेंड वाली कॉलम में देखते हैं। तो इसमें तो सब मुझे 1000 से रिलेटेड दिख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट में ये 3000 है, बाकी सारे 1000 है। ओके, इसमें 1000 2 1 2 3, ठीक है, इतने ही है। देन 2 4 1 2 1 2 3 2 1। ठीक है, मतलब 5 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, मतलब कि 5090 क्या होगा? हमारा लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन में स्टूडेंट्स हमें पता है कि 1000 से रिलेटेड बहुत सारे नंबर्स यहां पर दिख रहे हैं। राइट, तो चलिए हम इस वाली कॉलम में देखते हैं सबसे पहले कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ओके, तो अगर मैं सिर्फ 1000 वालों को देखूं, ये वाले, ठीक, तो सबसे छोटा कौन सा दिखेगा? ये वाला 1007। राइट, ये जो 1007 है ये सबसे छोटा नंबर है इस पर्टिकुलर कॉलम का। ठीक है, तो अब जो मैं बाकी के देखने वाली हूं उसमें मैं देखूंगी कि भाई 1000 से रिलेटेड है, मतलब कि 1000 कुछ कुछ होगा तो ठीक है, हम उसे एक बार इंक्लूड करके एक कंपैरिजन करके देख लेंगे कि भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, लेकिन अगर कोई 1100 है 1200 है तो इन्हें मैं पहले ही एक्सक्लूड कर दूंगी। ठीक है, तो अब जब नेक्स्ट कॉलम पर मैं गई तो यहां पर मैं देख सकती हूँ कि एक और 1000 से रिलेटेड है, लेकिन वो क्या है? 1085। ओके, एंड ये क्या है? 1007। ठीक है, तो छोटा कौन सा हुआ? ये वाला हो, तो इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 1000 कुछ भी नहीं, यहाँ पे 1100 1800 1700 ये सारे हैं। ओके, फिर यहाँ पर भी 1000 कुछ नहीं और यहाँ पर भी नहीं है। ओके, तो सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ हमारा? 1007। ठीक है, ये हुआ सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कौन सा हुआ?
5090। ओके, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन मिल गया, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन मिल गया, ठीक। तो अब रेंज को क्या करना है हमें, रेंज में हमें दोनों का डिफरेंस देखना है, ठीक है। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन करना है हमें, ठीक है। तो हम जब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा रेंज, ठीक है। सो रेंज क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज हमने निकाली थी, 5090 एंड 1007, ठीक है। दोनों का डिफरेंस निकाला, क्या है ये, 4083, ठीक है। तो हमारी रेंज क्या हुई स्टूडेंट्स, हमारी रेंज हुई 4083। ओके, इजी ही था। रेंज का मतलब हमें पता है कि भाई रेंज का मतलब क्या होता है। उसके बाद में हमें जो दो वेरिएबल्स चाहिए थे, जो दो वैल्यूज चाहिए थी, वो हमने इस पर्टिकुलर टेबल में से निकाल ली। ओके, एंड फिर दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, हमारी रेंज हो गई, ठीक। देन जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है, divide the range into appropriate number of class intervals and obtain a frequency distribution of expenditure, ठीक है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा पूरा टेबल है इसे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना है। ओके, इसे हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है एक्सपेंडिचर का, ठीक। तो अब इस क्या हम वैल्यूज रखेंगे इस पर्टिकुलर में, वो डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं सबसे छोटा नंबर देखूं तो क्या था वो, 1007। ओके, इसका मतलब मेरी जो क्लास चालू होने वाली, जो फर्स्ट क्लास होगी, वो हम 1000 से स्टार्ट करें, ठीक है। और जो अगर मैं इसका सबसे बड़ा नंबर देखूं तो वो क्या है, 5090, राइट। तो मतलब 5000 से बड़ा नंबर चाहिए, या तो मैं 555 तक रखूं या फिर मैं 6000 तक रखूं, ठीक है। ये दोनों में से कुछ भी चलेगा। अगर मैं 500 का डिफरेंस रख रही हूं तो मैं ये रख लूंगी, अगर मैं 1000 का डिफरेंस रख रही हूं तो मैं 6000 रख लूंगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं 500 या 1000 के डिफरेंस की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये पर्टिकुलर बना दूं, ये 100 का डिफरेंस चला रहे हम, ठीक है। तो 100 करके हम 5000 तक कब पहुंचेंगे, राइट। बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा ये डेटा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर अप्रोप्रिएट क्या होगा कि भाई 500 का रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 510 का डिफरेंस तो रख नहीं सकते हम, 510 वैल्यूज की तो हमारी क्लास इंटरवल नहीं हो सकती ना। तो हमने क्या किया, हमने 500 की रखी, ठीक है। तो ये था 50,000, उसके बाद में आया 1500। ओके, तो जब ये चलेगा स्टूडेंट्स तो हम लास्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट को क्या बना सकते हैं, 5500, बिकॉज जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है वो क्या है हमारा 5090। ओके, वो हमारे 5500 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे 1000 से, जाएंगे कब तक, 5500 तक। ओके, तो इस पर्टिकुलर वे में हम हमारी क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर ड्रॉ करेंगे, ठीक। सो द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 50 with the value as 1007 and the largest as 5090, ठीक है। Taking the class interval as 500 and number of classes as 9, we get the following exclusive method. Okay, जब हम इसे फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स तो 9 क्लासेस फॉर्म होगी। ओके, 1000 से लेकर 1000 लोअर लिमिट से लेकर 5500 अपर लिमिट तक कितनी क्लासेस फॉर्म होने वाली है, 9 क्लासेस फॉर्म होने वाली है, ठीक है। तो जब हम इस पर्टिकुलर वे से हमारा एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसा होने वाला है। ओके, हमने क्या किया, हमने ये हमारी क्या हुई, क्लास इंटरवल्स हुई। ये यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, 500 हमारी क्लास इंटरवल है, ठीक है। 500 का डिफरेंस हम देख सकते हैं थ्रू आउट, ठीक। अब 1000 to 1500, 1000 से लेकर 1500 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं वो बताएगा कि भाई उस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है। ओके, सो 1000 से लेके कब तक स्टूडेंट्स, 1500 तक। तो चलिए हम देखते हैं कि कितने नंबर्स हैं जो कि इस क्लास वैल्यू के, इस क्लास के अंदर आ रहे हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। 1500 हमारी लास्ट वैल्यू है, क्यों, सो 1904 नहीं आ सकता बिकॉज ये हमारा 1500 से बड़ा है, ठीक है। तो क्या आएगा, 1211, ठीक है, फिर 1218, ओके, 1007, ठीक है, 1397, ठीक, देन 1293, ये 1559 बड़ा हो गया, ठीक है, 1600 भी बड़ा हो गया, फिर ये 1085, ठीक है, फिर ये 13 से है, ये भी 13 से, ये 18 बड़ा हो गया, ये 11 से स्टार्ट हो रहा है, 15 भी बड़ा हो गया, 18 भी बड़ा हो गया, फिर ये 13 से, 13 वाला तो छोटा होगा। ओके, देन ये 17, 18, फिर आया क्या, 11, ओके,
फिर 11, फिर 12, फिर ये 19 बड़ा हुआ 13, ठीक है, फिर ये 11, फिर ऐसे कर करके हम देख लेंगे स्टूडेंट्स पूरे थ्रू आउट कि भाई हमारे 1500 से छोटे नंबर्स कितने हैं। ओके, जितने भी 1500 से छोटे नंबर्स हैं वो सारे हम काउंट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इतने कुछ नंबर्स हैं स्टूडेंट्स जो कि हमारे 1000 से 1500 के बीच में लाए करते हैं, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगी, हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। ओके, आप इसे काउंट करोगे तो वो कितना हुआ, वो होगा आपका 20, ठीक है। सो 20 क्या हो जाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1000 to 1500 की। नाउ नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या है, 1500 से 2000, राइट। 1500 से 2000, तो चलिए हम देखते हैं कि भाई 1500 से बड़ा और 2000 से छोटा नंबर कौन सा है। ओके स्टूडेंट्स, जब आप लोग ऐसे कुछ टेबल ड्रॉ करते हैं तो जैसे कि मैंने अभी ये कट किए थे, तो आप उसे कट रहने दे सकते हैं, ठीक है। आपको जरूरी नहीं कि उसे आप रब करो। मैं क्यों करती हूँ, ताकि आप लोगों को क्लैरिफिकेशन रहे, ओके, कि हमें काउंट करना है तो अच्छा ठीक है ये काउंट करना है। आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि भाई इसे कट किया, काउंट किया 1, देन दिस इज 2, 3, 4, 5, ओके। काउंट करते अगर आप चलोगे तो आपको जो कट हो चुके हैं उनको कट रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काउंटिंग साथ में रखनी है। अगर काउंटिंग साथ में नहीं रखी तो सब कुछ बहुत मैशअप हो जाएगा वहां पे कि भाई जो पहले के कट थे, अभी के जो कट किए हमने, हमें कौन से काउंट करने, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है। तो काउंट करते चलो और कट करते चलो साथ साथ में। कट नहीं रब करने का क्या अच्छा एक फायदा हो सकता है कि अगर बाय चांस कोई भी हमारी जो वैल्यू है वो अगर छूट गई, ठीक है, तो आप लोगों को वो समझ में आ सकता है क्योंकि उस पर कट नहीं होगा हमारा। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई कि ये पर्टिकुलर वैल्यू को हमने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो आपके जो मिस्टेक्स के चांसेस हैं वो थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन वो उसी केस में होंगे कि भाई आप जैसे जैसे कट करते जा रहे हो वैसे वैसे काउंट भी करते जा रहे हो। ऐसा नहीं कि पहले आपने बोला कि पहले मैं पूरे एक बार कट कर दूं और फिर उसके बाद मैं काउंट कर लूंगा, तो फिर क्या होगा भाई, आप गलत कर दोगे, ठीक है। इसलिए आपको अच्छे से ध्यान से ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, टेबल तो बहुत बड़ा दे दिया हमें, है ना, जो कलेक्टेड डेटा है वो तो बहुत बड़ा हो गया। अब उसे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करना है, तो एक वैल्यू को अच्छे से ऑब्जर्व करना जरूरी है। ओके, तो अगर हम अब हमारी नेक्स्ट क्लास इंटरवल देखें, कौन सी है वो, 1500 से 2000। ओके, तो चलिए वो देखते हैं कि वो क्या है। तो 1500 से बड़ा होना एंड 2000 से कम होना, ठीक है। तो ऐसे वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर में इंक्लूड। ये 1812 भी छोटा है, फिर ये 18 भी छोटा है, 17, 18, 19, 19, ओके, ये 17, ये 18, ठीक है, फिर ये 15, बस हो गए, इतने ही हैं। ओके, सो ये इतने ही हैं हमारे 1500 to 2000 में। ओके, एंड इस वे से हम पूरा कहाँ तक चलेंगे, 5500 तक। ओके, तो आप लोगों को क्लासेस पता है, ओके, आप लोगों के पास में टेबल है, आप लोगों को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करते आता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर टेबल से आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता है। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए स्टार्टिंग की 2-3 समझा दी क्लास इंटरवल्स, अब आगे की भी वैसे ही होनी है, सेम प्रोसीजर है, और मैं आप लोगों पर ट्रस्ट कर रही हूँ कि आप लोग उसे अच्छे से करोगे, ठीक है। सिर्फ इसे कॉपी नहीं करोगे, आप खुद मेहनत करोगे कि भाई उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स जब आप सॉल्व करोगे तो ये पर्टिकुलर हमारी क्लास इंटरवल होंगी और उनकी फ्रीक्वेंसीज कुछ ये आने वाली है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसीज को टेली मार्क्स में कन्वर्ट करना तो हमें आता ही है, राइट। 20 हमारी फ्रीक्वेंसी है तो हम उसके टेली मार्क्स बना देंगे। कैसे बनाएंगे, ये सेट क्या बता रहा है, ये सेट बता रहा है कि भाई 5 है। ओके, यहाँ पर कितने डेली मार्क्स है, 5 है, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 5 है। देन सो 5, 5, 5 एंड 5 कितनी हो गई, वो 20 हो गई, ठीक है। फिर 13, ओके, फ्रीक्वेंसी 13 है तो ये क्या हुआ, 5 एंड 5 10, और ये क्या है 3 13, ठीक है। फिर 6, तो ये 5 और ये 6, ठीक है। देन 5 के लिए तो ये 5 ड्रॉ हो गई, 4 स्ट्रेट लाइंस एंड एक उसमें क्रॉस करने वाली, ठीक है। फिर ये 2 1 2 1, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ओके, ये जो पर्टिकुलर क्लास है स्टूडेंट्स, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, मतलब 4500 से लेकर 5000 तक कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि इसके बीच में हो, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, ठीक। देन 5000 टू 5500 की 1 हो गई, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्लियर होगा।
अब स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन का ही अगर हम थर्ड पार्ट देखें तो उसके क्या आंसर्स होने वाले हैं हम वो देखते हैं। ओके, ये फिफ्थ क्वेश्चन का ही जो थर्ड पार्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, अभी तक हमने सिर्फ 2 क्वेश्चंस करे। ओके, ये है हमारा थर्ड वन। थर्ड वन क्या बोल रहा है हमें, फाइंड द नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स हुज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज लेस देन 2000, मोर देन 3000, बिटवीन 1500 एंड 2500। ओके, हमें क्या बताना है भाई, हमें बताना है कि 2000 से कम वाले कितने हैं। ओके, 2000 से कम वाले कितने हैं। ठीक, तो चलो हम देखते हैं कि 2000 से कम वाले कितने हैं। तो अगर यहां पर मैं देखूं स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या है, 2000 ये रहा, राइट, 2000 ये रहा। हम जब लेस देन देखते हैं तो हम सारी अपर लिमिट्स को इंक्लूड करते हैं। ओके, सो लेस देन 2000 ये है क्या हमारा 2000। अब इसके ऊपर जितने भी होंगे, ओके, ये वाला पर्टिकुलर क्लास इंटरवल और इस क्लास इंटरवल के ऊपर जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, लेस देन 2000। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि 13 है एंड 20 है। ओके, तो जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कि लेस देन 2000 कितने हाउस होल्ड हैं जो कि एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कि हमने कैसे निकाला लेस देन 2000 वाला। 20 प्लस 13 दैट इज 33। हमारे 33 नंबर ऑफ हाउस होल्ड ऐसे हैं जो कि जिनका ये एक्सपेंडिचर 2000 से कम है। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है, मोर देन 3000। ओके, अब मोर देन जब हम देखते हैं तो हम कौन सी लिमिट के थ्रू देखते हैं, हमारी लोअर लिमिट के थ्रू, राइट। सो 3000 यहां पर तो अपर है और यहां पर लोअर है। ओके, तो हम लोअर लिमिट के थ्रू देखेंगे। सो ये 3000 और इसके नीचे वाले जितने भी हैं वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हु आर स्पेंडिंग मोर देन 3000। ठीक है, जिनका एक्सपेंडिचर 3000 से ज्यादा है वो इसके नीचे वाले सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स 2, फिर 1 2 0 1। ओके, जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मोर देन 3000 कितने नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हैं जिनका एक्सपेंडिचर होता है। ओके स्टूडेंट्स, मोर देन लेस देन हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि मोर देन और लेस देन को हम कैसे किसी भी एक मोर देन लेस देन को कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करते हैं मोर देन लेस देन में। ओके, सो नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स विथ मंथली एक्सपेंडिचर मोर देन 3000 आर 2 + 1 + 2 + 0 + 1 दैट इज 6। ओके, ये क्या होगा, ये होगा हमारे मोर देन 3000 वाले। ठीक है, फिर जो हमारा सी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है, बिटवीन 1500 एंड 2500। क्या बताना है स्टूडेंट्स हमें, 1500 और 2500 के बीच वाले। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि 1500 और 2500 के बीच वाले कौन से होंगे। सो 1500 कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। ओके, एंड 2500 यहां पर खत्म हो रहा है। ओके, तो इन दोनों के बीच में क्या होंगे, ये दोनों होंगे, राइट। इन दोनों के बीच का पूछा गया है कि भाई आप इसको एक क्लास बना दो, तो 1500 से 2500 तक कितने होंगे हमारे, 13 + 6 दैट इज 19 हाउस होल्ड्स। ठीक है, कितने हुए हमारे, 13 + 6 19 हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो बहुत इजी से क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स ये। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ओके, ये जो हमारे फिफ्थ क्वेश्चन के जो 3 पार्ट्स थे वो आपको क्लियर होंगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर लेस देन, मोर देन, बिटवीन पूछा, बहुत इजी है। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका वो क्या था कि भाई रेंज क्या होती है। ओके, उसके बाद में बोला गया कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कीजिए, वो भी हमने करके बता दिया। ओके, देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या है, इन अ सिटी 45 families were surveyed for the number of cell phones they used. ठीक है, prepare a frequency array based on their replies as recorded below. Okay, now students क्या है, 45 families का सर्वे किया गया कि भाई कितने नंबर ऑफ सेल फोन्स वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये जो एक है वो हमें डेटा गिवन है। अब इससे हमें क्या बनाना है, इससे हमें हमारा फ्रीक्वेंसी अरे ड्रॉ करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे करने वाले हैं इसे। नाउ स्टूडेंट्स, यहां तक पहुंचने से पहले ये फ्रीक्वेंसी अरे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अरे क्या होता है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को फ्रीक्वेंसी अरे पता है कि क्या होता है। फ्रीक्वेंसी अरे हमने पढ़ा है, आप लोग ये मत बोलिएगा कि मैम पता नहीं, आपने पढ़ाया नहीं है। ओके, मैंने पढ़ाया है, मुझे पता है, मुझे याद है, मुझे याद रहता है। ठीक है, कि मैं क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। फ्रीक्वेंसी अरे क्या होता है मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ क्या होता है।
जब हम डिस्क्रीट सीरीज का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, ओके, या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम जिसे कहते हैं, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा फ्रीक्वेंसी अरे होता है, ओके। उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी अरे बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए हमें सारे जो हमारे टर्म्स रहते हैं उनके अल्टरनेटिव नेम पता होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे बोल दिया फ्रीक्वेंसी अरे, अगर आप लोगों को फ्रीक्वेंसी अरे का मतलब नहीं पता हो तो आप लोग तो कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इसमें हमें ड्रॉ क्या करना है, राइट। हो सकता है आप क्लास इंटरवल्स ड्रॉ कर दो, ओके, एक कंटिन्यूअस सीरीज बना दो, जो कि हमें करना नहीं है, यहाँ पर हमें एक डिस्क्रीट सीरीज बनाना है। इसलिए ये जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी अरे बनाना है हमें, ठीक है। तो ये जो भी डेटा गिवन है स्टूडेंट्स, अगर इसमें देखेंगे कौन कौन सी वैल्यूज हैं तो क्या हो सकती है वो 1 2 3, ठीक है, देन 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी, ओके। एंड 7 से बड़ी तो कोई भी वैल्यू मुझे यहाँ पर दिख नहीं रही, नंबर दिख नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। तो हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं, हम 7 तक हमारी जो डिस्क्रीट सीरीज है, या जो हमारी क्या बोल सकते हैं, हमारे जो नंबर ऑफ सेल फोन्स हैं उस वाले कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7 तक रहेगा, ओके। एंड फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसीज बनेगी, ठीक है। अब ये चीज हमें पता है ना कि जब हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करते हैं तो उसमें 3 कॉलम्स होने चाहिए, ओके। एक क्या होगा हमारा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, नंबर ऑफ अप्लायंसेस, ओके, मतलब आपका जो भी वेरिएबल है वो आपके फर्स्ट कॉलम में आता है। फिर आएगा आपका टेलीमार्क्स और फिर आएगा क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब इसे हम ड्रॉ करेंगे। अब 0 सेलफोन्स वाले भी हैं क्या स्टूडेंट्स, यस ऑब्वियसली है। हमने एक नंबर तो मिस आउट कर दिया, ये 0 बड़ा सिग्निफिकेंस वाला है, ऐसा नहीं बोल सकते हम यहाँ पे कि भाई 0 का कोई काम नहीं, 0 ऑब्वियसली सिग्निफिकेंस वाला है यहाँ पर, ओके। तो हमारा स्टार्ट होगा 0 से एंड देन वो 7 तक जाने वाला है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि 0 एक ही बार आ रहा है, ठीक है। तो 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक। फिर उसके बाद में 1 को देखेंगे हम कि भाई 1 कितनी बार आ रहा है। तो 1 अगर मैं यहाँ से देखूं तो क्या हो रहा है, 1 2 3 देन 4 5 6 एंड 7 टाइम्स जो है वो मेरा 1 रिपीट हो रहा है, ओके। मतलब कि 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 7 हुई, ठीक है। फिर अगर मैं 2 की देखूं तो 2 की कितनी होगी स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 2 की फ्रीक्वेंसी हुई 15, ठीक। फिर 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 3 की फ्रीक्वेंसी होगी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ओके। 3 की फ्रीक्वेंसी हुई हमारी 12, ओके। इस वे में हम पूरा 7 तक जो है हमारी फ्रीक्वेंसीज को काउंट कर लेंगे कि भाई एक पर्टिकुलर नंबर की कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं, ओके। और जब आप काउंट कर लोगे तो ये कुछ हमारे क्या आने वाले हैं, ये कुछ हमारी वैल्यूज आने वाली है, ये कुछ हमारी फ्रीक्वेंसीज आने वाली है, ठीक है। तो ये वो क्या है स्टूडेंट्स, वो हमारे फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, टेलीमार्क्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बन गई हमारी क्या, फ्रीक्वेंसी अरे। क्या बना स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी अरे। फ्रीक्वेंसी अरे क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज का डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, ओके। बहुत ही इजी क्वेश्चन था भाई, हमें एक डेटा दिया हुआ था और बोला था कि फ्रीक्वेंसी अरे आपको ड्रॉ करना है। फ्रीक्वेंसी अरे का मतलब होता है भाई डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हमने वो ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर हमें कोई भी क्लास इंटरवल की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें नॉर्मली ड्रॉ करना है, ओके। सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो दोनों क्वेश्चन थे वो आपको अच्छे से क्लियर होंगे। देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या है, व्हाट इज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्लासिफाइड डेटा। हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, हमें बताना है लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, कि भाई लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है क्लासिफाइड डेटा में, ठीक है। सो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें नेम से क्या समझ में आ रहा है कि भाई कोई इंफॉर्मेशन है जो कि कहीं पर
हमने छोड़ दी है या कहीं पर लॉस्ट हो गई है वो, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन है जो कि हो सकता है कि कहीं कुछ भी मिस्टेक से हमें मिली नहीं या फिर हमने कोई मिस्टेक से उसे रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, सो अब देखते हैं कि लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समराइजेस द रॉ डेटा बाय मेकिंग इट कंसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव, राइट। जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या करता है स्टूडेंट्स, हमारे रॉ डेटा को कंसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव वे में छोटा कर देता है, समराइज कर देता है, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या कि भाई हम छोटा तो जरूर कर रहे हैं उसे, लेकिन हर एक चीज को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। However, it does not show the details that are found in raw data and leads to loss of information. Now students, वैसे तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे हमारे जो रॉ डेटा है उसे एक कंसाइज फॉर्म में और एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में समराइज कर देता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो रॉ डेटा की एक एक इंफॉर्मेशन हमें ना दे, राइट, ये चीज पॉसिबल है। तो जब एक एक इंफॉर्मेशन ना मिले या फिर जो रॉ डेटा है उसकी एक एक वैल्यू की कोई सिग्निफिकेंस ना रहे तो वो क्या लीड करता है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन में, ठीक है। मतलब वो ये बता रहा है कि भाई आपने सब कुछ इंक्लूड तो कर लिया लेकिन फिर भी वो जो इंडिविजुअलिटी है एक एक वैल्यू की वो अब नहीं रही, ठीक है। वो जो एक वैल्यू का सिग्निफिकेंस है वो जब एक ग्रुप में बन गया है, जब आपने उसे समराइज किया तो वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं बचा, ठीक है। When the raw data is grouped into classes, an individual observation has no significance in further statistical calculation, ठीक है। जब raw data students हमारा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, जब उसे हम कंसाइज करते हैं, समराइज करते हैं या जो हम उसे क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, तो जो एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होता है उसको सिग्निफिकेंस नहीं बचता, राइट। जैसे कि 10 to 15 एक क्लास है, ठीक है। सो 10 to 15 एक क्लास है तो इसके अंदर की जो वैल्यूज हैं, जो इंडिविजुअल वैल्यूज है, मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी है 13, तो ये जो इसके अंदर 13 वैल्यूज आ रही है उनका इंडिविजुअल जो एक एस्पेक्ट है वो खो चुके हैं, ओके, मतलब वो उनकी इंडिविजुअलिटी नहीं बची अब, ओके। सो ये 13 वैल्यूज की खुद की कुछ वैल्यू नहीं बची, वो अब एक ग्रुप की सिग्निफिकेंस बता रहे हैं, एक ग्रुप जो है वो एक मेन प्ले रोल में आ गया है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। कि भाई जब रॉ डेटा को हम समराइज करते हैं और उसे कंसाइज फॉर्म में या कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में, तो क्या होता है, कुछ जो रॉ डेटा होते हैं वो अपनी सिग्निफिकेंस खो देती है, ठीक है, और वो जो उसकी सिग्निफिकेंस नहीं बचती तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इस पर्टिकुलर का एक एग्जांपल देखें, ओके, तो वो क्या हो सकता है भाई कि सपोज क्लास 10 to 20 कंटेन 6 वैल्यूज, ओके। एक क्लास है 10 to 20, वो क्या कंटेन कर रही है, 6 वैल्यूज को, ये पर्टिकुलर उसकी वैल्यूज है 12, 15, 16, 18, 14 एंड 19, ठीक है। When such data is grouped as a class in 10, 20, then individual values have no significance and only frequency, that is 6, is recorded and not their actual values, ठीक है। जब स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज को हमने एक क्लास में फॉर्म कर दिया, ओके, क्लास में पूरा उनको एक साथ में रख दिया, तो क्या हुआ कि भाई जो हमारी इंडिविजुअल वैल्यूज है उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचा, सिर्फ किसका सिग्निफिकेंस बचा, इस 6 का, ओके, ये जो फ्रीक्वेंसी थी 6, सिर्फ उसका सिग्निफिकेंस बचा है, ओके। ऑल वैल्यूज इन दिस क्लास आर अज्यूम्ड टू बी इक्वल टू द मिडिल वैल्यू एंड क्लास इंटरवल और क्लास मार्क, ओके। ये जो सारी वैल्यूज है स्टूडेंट्स, फिर उन्हें इंडिविजुअली कोई नहीं देखता, ठीक है। अब अगर इस क्लास की, इस पर्टिकुलर क्लास का मुझे कुछ देखना होगा तो मैं क्या देखूंगी, मिड वैल्यू, ओके, मिड वैल्यू देखूंगी और मैं बोलूंगी कि भाई सारी जो वैल्यूज है वो यहीं कहीं है या वो मिड वैल्यू है, ओके। मतलब ये जो अलग अलग वैल्यूज है इनने अपना सिग्निफिकेंस खो दिया, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि भाई आपकी जो इंडिविजुअलिटी थी अलग अलग वैल्यूज की वो अब नहीं बची, ठीक है। सो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस आर ओनली बेस्ड on the values of class mark instead of the actual values, okay,
एज अ रिजल्ट इट लीड्स टू कंसिडरेबल लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमारे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस होते हैं स्टूडेंट्स, वो किस पर बेस्ड होते हैं? वो बेस्ड होते हैं हमारे यूजुअली मिड वैल्यूज पर, ओके। और वो मिड वैल्यूज के कारण जो हमारे दूसरे वैल्यूज होते हैं उनका सिग्निफिकेंस नहीं बचता, ओके। आई होप स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो कौन सा है? डू यू एग्री दैट क्लासिफाइड डेटा इज बेटर देन रॉ डेटा? व्हाई? क्या आप एग्री करते हो कि जो क्लासिफाइड डेटा है वो रॉ डेटा से बेटर है? स्टूडेंट्स ये सारी चीजें छोड़ते हैं, जो हमारे रीजंस है वो सारे छोड़ते हैं। क्या आपको खुद को ऐसा लगता है मन से कि हाँ भाई जो हमारा रॉ डेटा है उससे ज्यादा अच्छा हमारा क्लासिफाइड डेटा है? ऑब्वियसली लगता होगा, राइट। रॉ डेटा हम देख सकते हैं कि यार बहुत ज्यादा ऐसा मैशअप होता है वो, ओके, वहां पर कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जब हम उस रॉ डेटा को क्लासिफाई कर देते हैं तो वो चीजों को इजी बना देता है, राइट। हम किसी भी चीज को, हम जिस इंफॉर्मेशन की हमें नीड है, हम उसे अच्छे से कलेक्ट कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के, ओके। तो ये जो है हमारा रॉ डेटा, जब हम चेंज कर देते हैं हमारे क्लासिफाइड डेटा में, तो वो डेटा बहुत ही अच्छा बन जाता है, ओके। तो चलिए हम उसके रीजंस भी देख लेते हैं कि भाई क्या क्या हम रीजंस लिख सकते हैं, ठीक है, एक हमारे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सही बताने के लिए, ओके। सो इसका क्या आंसर होगा? यस, आई एग्री विद द स्टेटमेंट, ओके, दैट क्लासिफाइड डेटा इज बेटर देन रॉ डेटा, ठीक है। The following points of importance of classification will justify my viewpoint, okay। ये जो पर्टिकुलर लिखा, ये किसने लिखा? मैंने लिखा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी भाई कि हाँ मैं एग्री कर रही हूं और ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स है वो मैं जो बोल रही हूं उससे जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। मेरे व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग ये सारे रीजन हैं जिसके कारण हमारा जो रॉ डेटा है वो अच्छा, जो हमारा रॉ डेटा है उससे अच्छा क्या है? हमारा क्लासिफाइड डेटा, ठीक है। तो क्या रीजन है स्टूडेंट्स? चलिए हम वो देखते हैं। Classified data condenses the raw data in a form suitable for statistical analysis। जो हमारा क्लासिफाइड डेटा होता है स्टूडेंट्स, राइट, वो हमारे रॉ डेटा को कंडेंस कर देता है, हमारे रॉ डेटा को इतनी अच्छे से क्लासिफाई कर देता है कि भाई जिस सूटेबल आपके जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप परफॉर्म करने वाले हो उसके लिए जो सूटेबल है आप वो काम कर सकते हैं, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं स्टूडेंट्स हमारे घर का, ठीक है। हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था? आई होप कि आप लोगों को याद होगा, जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था, आई होप कि आप लोगों को याद होगा, जब हमने कलेक्शन पढ़ा था, सॉरी, ठीक है, मैं वही एग्जाम्पल ले रही हूँ। मैंने एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट्स एक रूम का, ठीक है। एक रूम में साफ सफाई नहीं थी, ठीक है। आपको मम्मी ने बोला भाई कि यहाँ पर जितने भी सामान है ना वो सारे ऐसे बहुत ज्यादा मैशअप रखे हुए थे, सारे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था रूम में। तो वो क्या था? वो था हमारा रॉ डेटा, ठीक है। अब आपकी मम्मी ने आपको बोला कि ये जो हमारी जितने भी ये डिफरेंट आइटम्स रखे हैं यहाँ पर, इन्हें अच्छे से प्रॉपर प्लेस पर रख दो, ठीक है। आपने क्या किया? अब आपने किया क्लासिफिकेशन कि भाई कौन सी चीज कहाँ पर आनी चाहिए, कौन सी चीज कहाँ के लिए सूटेबल है, ठीक है। आपने सारी चीजों को क्या किया? आपने सारी चीजों को क्लासिफाई कर दिया, ओके। अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ओके, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे एनालिसिस ये आएगा कि भाई कितने अच्छे से आपका रूम दिख रहा है हमें, ओके, कितने प्रॉपर वे में मैनेजमेंट हम देख सकते हैं, ठीक है, कितनी साफ सफाई है। अगर कोई बाहर वाला आया, कोई मेहमान आया, तो वो हमारे ये जो पर्टिकुलर रूम है उसको देखकर क्या उसके ऊपर एक इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये सारा हुआ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। रॉ डेटा क्या था? जब वो आपका रूम पूरा फैला हुआ था, ठीक है। क्लासिफाइड डेटा क्या हो गया? जब आपने पूरे रूम को प्रॉपरली अरेंज कर दिया, ठीक। और फिर उसके बाद में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या हो गया कि भाई कोई थर्ड पर्सन आया तो उसे बहुत अच्छा लगा आपके उस रूम को देखकर, क्योंकि वो बहुत अच्छे से पूरा अच्छे से रखा हुआ था, सारे सामान सारी जगह पर, उन्हें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ कि भाई उन्हें बैठना कहाँ पे है, ठीक है, या फिर कौन से सामान को कहाँ पे रखना है। अगर उनके हाथ में कुछ था तो एक टेबल था, उन्होंने वहां पे रख दिया, तो उनको किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। ये एक हम बोल सकते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल हो गया भाई? हमारे क्लासिफिकेशन का, ओके। जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो हमारे रॉ डेटा को इस फॉर्म में चेंज करता है जो कि हमारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज आए, ठीक है। अब हमारा रॉ डेटा है स्टूडेंट्स पॉपुलेशन, ठीक है। पूरी जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो क्या है? वो है हमारी रॉ डेटा, ओके। अब जो हमारा क्लासिफिकेशन है, ठीक है, या फिर हम बोले कि जो हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उसमें नीडेड है कि भाई हमें बताओ कि लिटरेसी रेट कितनी है आपकी कंट्री की, ठीक है।
तो वो जो पॉपुलेशन था, रॉ मटेरियल, रॉ डेटा, उसको हमने किस चीज में क्लासिफाई किया, उसे हमने क्लासिफाई किया लिटरेसी के बेसिस पर, ठीक है, कि कितने लिटरेट हैं, इलिटरेट है एक एक पर्टिकुलर स्टेट में, एक एक पर्टिकुलर जगह पर, और फिर हमने एक कंबाइन कर देखा। ओके, तो अब हमने क्या किया भाई, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने हमारा जो डेटा था उसे क्लासिफाई कर लिया। ओके, तो ये क्या हुआ, ये एक एडवांटेज है कि आपका जो रॉ डेटा है उसे आप रॉ नहीं रख के उसे अगर आप क्लासिफाइड डेटा में चेंज कर दो तो ये पर्टिकुलर आपके क्या हो जाएंगे, एडवांटेजेस हो जाएंगे। ठीक है, फिर इट रिमूव्स कॉम्प्लेक्सिटीज एंड हाईलाइट्स द फीचर्स ऑफ द डेटा। ठीक है, ये क्या रिमूव करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज रिमूव करते हैं और हाईलाइट करते हैं उसके फीचर्स को। ठीक है, जब आपने पॉपुलेशन का डेटा पूरा कलेक्ट किया था, ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स अगर पॉपुलेशन का एक डेटा है आपके पास में और मुझे चाहिए कि मुझे लिटरेसी रेट पता करना है, और अगर आप मुझे सिर्फ वो पूरा डेटा पकड़ा दो कि ठीक है इसमें आपको लिटरेसी रेट मिल जाएगी, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज हो गई। मैं एक अब फिर मैं पूरी मेहनत करूं कि भाई जो डेटा था उसे मैं अब क्लासिफाई करूं और अपने अकॉर्डिंग उसमें से इंफॉर्मेशन लूं, तो ये सारी मेहनत मेरी हो जाएगी, राइट। लेकिन मुझे ये मेहनत नहीं करनी, अगर ये मेहनत और किसी ने ऑलरेडी करके रखी है तो ये मेरे लिए एक एडवांटेज है, राइट। मुझे सिर्फ जो चाहिए मैं वो लूंगी। ओके, मुझे सिर्फ पता करना है कि लिटरेसी रेट क्या है इस कंट्री की, तो किसी ने जिसने क्लासिफिकेशन किया उसके अकॉर्डिंग मैंने वो सिर्फ डेटा ले लिया अपना। ओके, अगर सिर्फ हमें जब सेंसस बताया जाता है, राइट, तो अगर सिर्फ इतना बता देते कि भाई इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है, और जैसे जैसे उन्होंने कलेक्ट किया था डेटा जिस फॉर्म में, वही फॉर्म अगर हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया जाता तो हम लोग उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन या फिर वो पर्टिकुलर जो सेंसस था उसे शायद हम स्टडी भी नहीं करते, है ना। लेकिन जब ये सारी चीजें अलग अलग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग की गई, ठीक है, कि जो पॉपुलेशन थी भाई उसको क्लासिफाइड कर दिया, कितने मेल्स हैं, कितनी फीमेल्स है, क्या लिटरेसी रेट है, ओके, हेल्थ कंडीशन क्या है, उसके बाद में एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें जब हमने क्लासिफाई कर दी डिफरेंट, तो वो चीज इजी हो गई। ओके, एक लेमैन भी वो जो पर्टिकुलर डेटा है उससे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकता है। ओके, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है कि भाई हमारा जो क्लासिफाइड डेटा है वो हमारे रॉ डेटा को बहुत ही सिंपल बना देता है, और जो उसके कुछ स्पेशल फीचर्स हो अगर तो वो हाईलाइट कर देते हैं। ओके, देन इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन एंड ड्रॉइंग इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द डेटा। ओके, अब जब क्लासिफिकेशन हुआ तो इन्फ्रेंसेस हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब हम उसमें से कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, राइट। और कंपैरिजन में भी फैसिलिटेट करता है क्लासिफिकेशन। ओके, जैसे कि जो एग्जाम्पल अभी तक हमने लिया पॉपुलेशन का, तो पॉपुलेशन का एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट्स, तो उसमें हम देख सकते हैं कि भाई हर एक जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है हमारा, ओके, या जो डिफरेंट हमने एक क्लासिफिकेशन का बेसिस बनाया है, राइट, तो उसमें हम देख सकते हैं कि हाँ देखो भाई जब लिटरेसी देखी तो लिटरेसी में ये पर्टिकुलर स्टेट की इतनी लिटरेसी है, वो पर्टिकुलर स्टेट की इतनी लिटरेसी है, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। इतने मेल्स हैं, इतने फीमेल्स हैं, कंपैरिजन हो सकता है, राइट। तो जो क्लासिफिकेशन है वो कंपैरिजन में हमें फैसिलिटेट करता है, कंपैरिजन हमारे लिए इजी बनाता है। ओके, देन it provides information about the mutual relationship among elements of the data set। okay, जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो क्या करता है स्टूडेंट्स, वो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है हमें, ओके, या फिर एक म्यूचुअल रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन देता है कि भाई जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ओके, या जो डिफरेंट हमने क्लासिफिकेशंस किए हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, जैसे कि जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, पॉपुलेशन में हमने देखा कि पहले वो मेल फीमेल में डिवाइड हो गई, ओके, फिर लिटरेसी के बेसिस पर डिवाइड हो गई। अब लिटरेसी में हम देख रहे हैं कि भाई जो मेल है वो ज्यादा लिटरेट है, फीमेल जो है वो लेस लिटरेट है। ठीक है, तो क्या कंपैरिजन बना रहा है, लिटरेसी और फीमेल के बीच में क्या हमारा वो बना रिलेशन कि भाई फीमेल है तो लिटरेसी थोड़ी कम है, ठीक है, मेल और लिटरेसी के बीच में क्या रिलेशनशिप बना, मेल है तो लिटरेसी ज्यादा है। ओके, तो ये हमारे रिलेशनशिप्स भी हमें रिलेशनशिप्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है हमारा जो क्लासिफाइड डेटा होता है वो। ओके, then it helps in statistical analysis by separating elements of the data set into homogeneous groups, hence brings out the point of similarity and dissimilarity।
जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है स्टूडेंट्स, वो हेल्प करता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। कैसे हेल्प करता है? सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, जो पूरा हमारा एक पूरा मिक्स्ड अप जो डेटा होता है, राइट, रॉ डेटा में तो हम बहुत सारे फीचर्स देख सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स देख सकते हैं। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो क्या करता है? हमारा क्लासिफिकेशन उस जो रॉ डेटा है उसको कन्वर्ट करता है, उसको क्लासिफाई करता है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में, ठीक है। अब वो जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर्म होते हैं वो एक होमोजीनियस बेसिस पर होते हैं, राइट, कि भाई जो सेम क्वालिटी की जितने भी चीजें हैं वो एक वेरिएबल के अंडर आने वाली है, राइट। तो वो क्या होगा कि भाई होमोजीनियस ग्रुप्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। तो होमोजीनियस ग्रुप का जब फॉर्मेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, तो वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हेल्प करेगा हमें, है ना। अगर मुझे लिटरेसी के बारे में जानना है तो मैं नंबर ऑफ मेल या फीमेल को क्यों जानूंगी, राइट। मुझे तो सिर्फ लिटरेसी के बारे में पता करना है, मुझे और कुछ पता नहीं करना, तो मैं सेक्स कंपोजिशन पे नहीं जाने वाली हूँ, राइट। या फिर मुझे लिटरेसी के बारे में पता करना है तो मैं किसी के इनकम स्टेटस पर नहीं जाऊंगी, राइट। तो ये सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी बता रहा है, ओके, कि भाई जो लिटरेसी वाले डेटा है वो सारे यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। अगर मुझे सिर्फ लिटरेसी के बारे में देखना है तो मैं सिर्फ लिटरेसी के बारे में एनालिसिस करूंगी। अगर मुझे चाहिए कि भाई लिटरेसी का क्या रिलेशनशिप है हमारी इनकम से, कि हाँ जो ज़्यादा इनकम वाले लोग हैं, जो थोड़े अच्छे रिच पीपल हैं, वो ज़्यादा लिटरेट होते हैं, अगर मुझे ये रिलेशनशिप देखना है तो मैं लिटरेसी और इनकम लेवल को देख सकती हूँ, मैच कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमें हेल्प करता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में भी, ओके। ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी बताता है, ओके। तो ये क्या हो गए स्टूडेंट्स? ये हो गए हमारे कुछ एडवांटेजेस जो कि हमारे क्लासिफाइड डेटा को अच्छा बनाते हैं हमारे रॉ डेटा से, ओके। ये चीज तो हमें अच्छे से पता थी ना कि भाई रॉ डेटा से तो बहुत अच्छा है हमारा क्लासिफाइड डेटा, राइट। रॉ डेटा के फॉर्म में अगर कोई भी डेटा प्रेजेंटेड है हमारे सामने तो हम उसे उतनी अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेंगे, राइट। लेकिन अगर वही डेटा क्लासिफाई कर दिया जाए तो वो बहुत ही ईजी बन जाता है हमारे लिए, है ना। तो रॉ डेटा से बहुत 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 ज्यादा अच्छा कौन सा होता है? हमारा क्लासिफाइड डेटा, ठीक है। और ये कुछ हम बोल सकते हैं हमारे एडवांटेजेस हैं रॉ डेटा के अबव हमारे क्लासिफाइड डेटा के, ठीक है, कि भाई क्लासिफाइड डेटा के क्यों अच्छा है, ये उसके रीजंस हो गए, ठीक। आई होप स्टूडेंट्स की ये सारे रीजंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे, ओके। देन 9th क्वेश्चन अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो वो क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिवेरिएंट एंड बायवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्या दिया गया हमें कि भाई आपको यूनिवेरिएंट और बायवेरिएंट के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में डिफरेंस बताना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम पहले इसका एक मीनिंग में डिफरेंस समझे तो क्या है? यूनिवेरिएंट यहाँ पे क्या आएगा? वन वेरिएबल, राइट। यूनि का मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब वन होता है एंड वेरिएट का मतलब वेरिएबल हो गया, ओके। सो वन वेरिएबल जहां पे होगा वो होगी हमारी यूनिवेरिएट, ठीक है। और बायवेरिएंट क्या होगा? टू वेरिएबल्स, ठीक है। बायवेरिएंट क्या हो गया स्टूडेंट्स? जहां पर दो वेरिएबल्स हो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे बायवेरिएट, ठीक है। ये इसका एक जनरल डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में कि यूनिवेरिएंट क्या होता है एंड बायवेरिएट क्या होता है, ठीक है। अब इसके बीच में और थोड़े अच्छे से हम डिफरेंसेस देख लेते हैं कि भाई यूनिवेरिएंट और बायवेरिएंट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले हम मीनिंग से स्टार्ट करेंगे, ओके। हम जब डिफरेंस बनाते हैं तो हम बेसिस को जरूर याद रखते हैं, राइट। ये बेसिस होना चाहिए हमारे डिफरेंसेस में, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिवेरिएट से, ठीक है, और फिर बायवेरिएट देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला बेसिस क्या हुआ? मीनिंग। भाई पहले हम दोनों के मीनिंग बता देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट भी बन जाएगा और एक एग्जामिनर को समझ में भी आ जाएगा कि हाँ एक प्रॉपर वे से स्टार्टिंग हुई है, तो हमारा जो एग्जामिनर है, जो चेकर होगा, वो खुश रहेंगे हमसे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया हमारे मीनिंग से, ओके। तो मीनिंग क्या बोल रहा है? व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वेरिएबल, ओके। किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो रहा है स्टूडेंट्स? सिंगल वेरिएबल के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो वो क्या होगा? वो होगा हमारा यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका थोड़ा सा डिफरेंट क्या हो जाएगा हमारा? बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या है? व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू वेरिएबल्स, ओके। किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो रहा है स्टूडेंट्स?
टू वेरिएबल्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, देन पर्पस क्या है यूनिवेरिएट और बायवेरिएट का, ठीक है, तो चलिए हम वो देखते हैं। इट एम्स टू मेक डिस्क्रिप्शन अबाउट द पर्टिकुलर वेरिएबल, ठीक है, जो हमारा यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका पर्पस या फिर इसका एम ये है कि भाई जो एक पर्टिकुलर वेरिएबल है उसके बारे में पूरी अच्छे से इंफॉर्मेशन दो, ठीक है। यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है ना, तो जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो भी एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग है, मतलब ठीक है कि एक वेरिएबल की आपको पूरी अच्छे से डिस्क्रिप्शन देना है। ओके, एंड बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इट एम्स टू डिटरमाइन द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जो हमारा बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पर्पस या उसका एम क्या होगा कि भाई दो जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बताना कि दो वेरिएबल्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। अगर हाइट है हमारी 156 सेंटीमीटर्स तो उसके अकॉर्डिंग वेट कितना होगा। ओके, ये रिलेशनशिप बताना, ठीक है। यही चीज आपने सुनी होगी ना स्टूडेंट्स की हाइट के अकॉर्डिंग वेट भी डिटरमाइन होता है कि भाई आपकी हाइट जितनी है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट भी होना चाहिए, जो थोड़े ज्यादा लंबे हैं उनका वेट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, राइट। ये चीज आपने भी सुनी होगी। तो ये जो हमारा बायवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या बता रहा है भाई, दोनों के बीच में रिलेशनशिप कि हाइट अगर आपकी इतनी पर्टिकुलर है तो आपका वेट कितना होना चाहिए। ओके, ये क्या बताया, ये बताया रिलेशनशिप, ठीक है। देन अल्टरनेट नेम, दोनों के अल्टरनेट नेम्स क्या होते हैं। ओके, सो यूनिवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, वन वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, वन वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वन वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, ओके, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, वन वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, देन जो हमारा बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम बोल सकते हैं टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा, टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वो क्या हो गया हमारा बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। फिर अगर एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है। एक वेरिएबल लिया यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ हाइट लिया स्टूडेंट्स की क्लास में। ओके, और बायवेरिएंट में क्या हो गया, बायवेरिएंट में हो गया हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो वेरिएबल्स आ गए। ओके, तो यूनिवेरिएंट के एग्जाम्पल में कोई भी वेरिएबल डाल दो पर एक सिंगल वेरिएबल होना। ओके, एंड बायवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डालेंगे हम, दो वेरिएबल्स डालेंगे। ओके, एंड दो वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोल दो भाई हाइट और मार्क्स, तो हाइट और मार्क्स का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो जिसकी हाइट बड़ी है उसके अच्छे मार्क्स होंगे या जिसकी हाइट छोटी उसके कम मार्क्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाइट एंड मार्क्स का कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन हाइट एंड वेट का रिलेशनशिप होता है, तो हमने हाइट एंड वेट को साथ में रखा। ओके, मतलब हमने जो दो वेरिएबल्स लिए हैं उनके बीच में कुछ थोड़ा बहुत तो रिलेशनशिप होना ही चाहिए, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये पर्टिकुलर आप लोगों को क्लियर होगा, यूनिवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बहुत इजी सी चैप्टर था हमारा और बहुत इजी सी चीजें हैं ये। ओके, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं पहले भी। आप ये समझ लो कि ये क्या चल रहा है हमारा, ये चल रहा है हमारा रिवीजन। ओके, तो ये थे हमारे क्या, यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस था। ओके, देन स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय इंक्लूसिव मेथड टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ 7 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओके, ये एक डेटा गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास में और हमें बोला गया है कि आपको क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है इंक्लूसिव मेथड से। ओके, इंक्लूसिव मेथड से हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है। ओके, हमें करना क्या है, हमें बनाना है भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूसिव मेथड के थ्रू, ठीक है।
तो चलिए हम बनाते हैं, ये पर्टिकुलर हमें डेटा गिवन है, अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर डेटा में स्टूडेंट्स एक और चीज हमें एक तो क्वेश्चन में दे दिए कि जो क्लास इंटरवल होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे हमारे 7-7 के, ओके, मतलब 7-7 का डिफरेंस होगा, हमारे क्लास इंटरवल 7 होंगे। अगर स्टूडेंट्स में इस पर्टिकुलर डेटा में सबसे छोटा नंबर देखूं, राइट, छोटा नंबर क्यों देखना है कि भाई हमें स्टार्ट कहां से करना होगा, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी वो कहां से स्टार्ट होने वाली है, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखेंगे हम, सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं सबसे छोटी वैल्यू पर जाऊं तो ये कुछ सिंगल डिजिट्स में आएगी, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ओके, एंड फिर उसके बाद में 1 से छोटा मुझे 0 तो कहीं पर भी नहीं दिखा, तो क्या है ये 1, ठीक है। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 1 to 7, ठीक है, फिर होगा हमारा 8 to 14, ठीक है, ये कुछ हमारे क्या होने वाले, ये हमारे क्लासेस होने वाली 7-7 की। अब कहां तक जाने वाली हमारी क्लास, राइट, कहां तक एंड जाएगी, ओके, तो उसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास में होना चाहिए जो लार्जेस्ट वैल्यू, ओके। तो चलिए हम लार्जेस्ट वैल्यू देखते हैं। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो मुझे ये 28 दिखी, लेकिन उसके बाद में यहां पर आ गई 36, ओके। फिर अगर मैं नेक्स्ट वाली जो हमारी सेकेंड वाली रो है उसमें देखूं तो उसमें मुझे 36 से बड़ी वैल्यू कोई भी नहीं दिख रही, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हुई स्टूडेंट्स, 36 हमारी सबसे बड़ी वैल्यू हुई। मतलब हमें इंटरवल्स तब तक बनाने, हमें हमारी क्लासेस तब तक फॉर्म करनी है जब तक ये 36 जो है वो इंक्लूड ना हो जाए, ओके। सो इस 36 को भी हमें इंक्लूड करना है, तो वो हमारी लास्ट इंटरवल या लास्ट क्लास होने वाली, ठीक है। हमने स्टार्ट की 0 से, सो 0 to 7 हुई हमारी एक क्लास, ठीक है। फिर 18 to 15, 16 to 23, 24 to 31 एंड 31 to 39, ठीक है, ये हमारी क्लासेस हुई 7-7, इसकी क्या है, इसकी है क्लास इंटरवल, ठीक है। 39 तक चली, इसमें हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है 36 वो इंक्लूड हो जाएगा, ओके। अब अगर मैं स्टार्ट करूं 0 to 7, तो 0 to 7 की फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी, राइट, कि भाई 0 to 7 में की क्या फ्रीक्वेंसी होने वाली है हमारी, है ना। तो इस पर्टिकुलर डेटा में हमें क्या निकालना है कि 0 से 7 के बीच में कितनी वैल्यूज आने वाली हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये सारे 2 डिजिट नंबर्स हैं, ये 7 को आप इंक्लूड करेंगे स्टूडेंट्स इसमें, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये कौन से टाइप का मेथड है, इंक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड में सारी वैल्यूज को हम इंक्लूड करते हैं, राइट। एक्सक्लूसिव में हमारी जो अपर लिमिट होती है वो एक्सक्लूड होती है, लेकिन इंक्लूसिव मेथड में सब कुछ इंक्लूड होता है, ओके। सो इंक्लूसिव मेथड है तो ये 7 क्या होगा, इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ भाई, 7 होगा, 2 होगा, देन 4, 1, 3, ओके, 9 एंड 8 तो बड़े हो गए हमारे, देन 5 हुआ, ओके, देन 4, फिर 3 आया हमारा। बहुत ही हमें अच्छे से ऑब्जर्व करके देखना पड़ेगा, बिकॉज क्या है कि ऐसे ही इसी कुछ फॉर्म में हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में भी, राइट, या हमारे जो भी बुक्स होती है उनमें, तो ऐसे बहुत पास में रहते हैं तो हम कुछ नंबर मिस कर भी सकते हैं। इसलिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से ऑब्जर्व करके अच्छे से, और फिर हमें देखना चाहिए कि भाई कौन कौन सी वैल्यूज हैं और क्या हमने सारी वैल्यूज को इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्या होगी, ये पर्टिकुलर होंगी हमारी फ्रीक्वेंसी फॉर आवर फर्स्ट क्लास इंटरवल, ठीक है। 0 to 7 के बीच की फ्रीक्वेंसी में इतनी वैल्यूज आने वाली है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी, 8 to 15, तो हम फिर इसमें देखेंगे कि भाई 8 to 15 के बीच में कौन कौन से वैल्यूज हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या डिफाइन कर देंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर देंगे, ओके। और स्टूडेंट्स मुझे पता है कि आप लोगों को आता है अच्छे से कि भाई अगर कोई डेटा दिया हुआ है तो हमें फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करनी होती है, ओके। तो मैं आप लोगों पे ट्रस्ट कर रही हूँ कि आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को खुद सॉल्व करोगे, इसका आंसर नहीं देखोगे, इसका क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे, ओके। एंड उसके बाद में चेक करने के लिए कि क्या आपने सही किया या नहीं किया, तो आप उसका आंसर भी देख लोगे कि हाँ ठीक है, ये पर्टिकुलर आंसर से हमारा क्या है, आपका खुद का आंसर मैच हो रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर डेटा से आपको हर एक क्लास की क्या करनी है, आपकी फ्रीक्वेंसी को चेक करना है, ठीक है। तो जब आप सारी फ्रीक्वेंसीज को चेक कर लोगे स्टूडेंट्स, तो कुछ ये फ्रीक्वेंसीज हमारे सामने आने वाली, ओके। 0 to 7 में हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 है, ठीक। फिर 8 to 15 की फ्रीक्वेंसी भी कितनी आएगी, 15 आएगी। 16 to 23 की फ्रीक्वेंसी आएगी 14, 24 to 31 की फ्रीक्वेंसी आएगी 11,
और 31 to 39 की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 5। ओके, जब ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को आप टेलीमार्क्स में कन्वर्ट करोगे तो कुछ ये आपके टेलीमार्क्स आने वाले हैं। ओके, और टेलीमार्क्स में कन्वर्ट करना एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते आए हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में 3 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट वाला कॉलम होता है हमारे वेरिएबल का, ओके, सेकेंड वाला कॉलम होता है हमारे टेलीमार्क्स का, ठीक है, और जो थर्ड वाला कॉलम होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारे फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो पहले हम क्लासेस फॉर्म करते हैं, है ना, फिर हम सारी फ्रीक्वेंसीज को लिखते हैं, ठीक है, और फिर हम टेलीमार्क्स को ड्रॉ करते हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है अच्छे से, ठीक है, कि इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक, देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ये एक क्या गिवन है हमारे पास में, ये एक स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट के थ्रू क्या हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, हम वो देखते हैं। एग्जामिन द अबव सेंटेंस केयरफुली एंड नोट द नंबर्स ऑफ लेटर्स इन ईच वर्ड। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें करना है भाई कि ये जो पूरा सेंटेंस है इसे केयरफुली आप पढ़ो और नंबर ऑफ लेटर्स एक एक वर्ड में कितने हैं वो आपको देखना है। ठीक है, ट्रीटिंग द नंबर ऑफ लेटर्स एज अ वेरिएबल, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी अरे ऑफ दिस डेटा। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है कि भाई इनमें जो लेटर्स हैं, ओके, वो सिंगल लेटर को आपको एक सिंगल वेरिएबल मानना है। ठीक, और फिर आपको एक फ्रीक्वेंसी अरे फॉर्म करना है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हमें क्या दे दी, एक स्टेटमेंट दे दी। अब हमें एक फ्रीक्वेंसी अरे का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर समझ में नहीं आएगा कि भाई हम क्या कौन सा वेरिएबल लेंगे कौन सा नहीं लेंगे। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, हमारे अल्फाबेटिकली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ए से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम अल्फाबेटिकली चलेंगे, ए बी सी डी ई एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं ए से स्टार्ट करूं तो क्या इस पर्टिकुलर में मुझे ए कहीं पर दिख रहा है, तो यस वो दिख रहा है, ये लेजी में ए है। ओके, वो मैंने कट कर दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 1 हुई। अब अगर मैं बी को देखूं तो क्या बी कहीं पर है, तो बी ये रहा। ठीक है, इसके अलावा बी कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, फिर मैं अगर सी को देखूं स्टूडेंट्स तो सी ये रहा। ठीक है, और नहीं है, तो सी हुआ 1। ठीक है, फिर डी, तो डी भी स्टूडेंट्स ये रहा, डॉग में डी। ठीक है, फिर ई को अगर मैं देखूं तो ये द में है, उसके बाद में ये ओवर में है और ये ई द में है, राइट, तो मतलब 3 है, 3 बार ई आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 3 हुई। ठीक है, फिर ऐसे ही मैं और आगे बढ़ूं, ठीक है, एफ पर गई मैं, तो एफ को अगर मैं चेक करूं तो ये रहा एफ। ओके, तो ये क्या हुआ 1। ठीक है, तो ऐसे करके स्टूडेंट्स मैं कहां तक जाने वाली हूं, मैं जाने वाली हूं पूरा Z तक। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये Z भी दिख रहा है, तो मतलब Z भी आ ही रहा है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कोई अल्फाबेट होगा जो कि इसमें नहीं होगा अगर, ओके, तो ठीक है, उस चीज को हम इग्नोर कर देंगे। ओके, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर सेंटेंस से हमें देखना कि भाई कौन से वेरिएबल हैं कौन से नहीं है, ये एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, हमने अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया सब कुछ। ठीक, कि भाई हम अल्फाबेटिकली हमने पहले अरेंज कर दिया, हम पहले ए बी सी डी से चलेंगे और देखते जाएंगे कि भाई ये पर्टिकुलर हमारा जो अल्फाबेट है वो है या नहीं है इस सेंटेंस में। ठीक है, और हम क्या फॉर्म करेंगे या क्या प्रिपेयर करेंगे, हमारा फ्रीक्वेंसी अरे। ओके, फ्रीक्वेंसी अरे का मतलब क्या होता है कि कोई क्लास इंटरवल नहीं होगी, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, तो जब आप इस सबको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपको कुछ ये पर्टिकुलर क्या मिलने वाले हैं, हमारे ये पर्टिकुलर आपको जो हमारा फ्रीक्वेंसी अरे वो मिलने वाला है। ओके, यहाँ पर हाफ भी नहीं, इसका हम बोल सकते हैं कि सिर्फ 1/4 पार्ट ही है पूरे हमारे फ्रीक्वेंसी अरे का। ओके, मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मुझे इतना ही करना पड़ेगा। ठीक, ए की देखिए A to E तक हम अभी देख कर आए थे, हमने खुद अपने हाथों से सॉल्व किया था, राइट, A to E। तो ए की हमने देखा था कि भाई फ्रीक्वेंसी 1 निकली थी, बी की 1 थी, सी की 1 थी, डी की 1 थी और ई की कितनी थी, 3 थी। ओके, इसी वे में स्टूडेंट्स हम सारे पूरे अल्फाबेटिकली चलेंगे,
जैसे हम A to E तक हमने देखा था वैसे ही अल्फाबेटिकली चलेंगे। अगर कोई भी ऐसा अल्फाबेट होगा जो कि उस पर्टिकुलर लाइन में या उस पर्टिकुलर सेंटेंस में नहीं आ रहा है तो हम उसे यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ओके। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो हम लोग उसकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ F तक, ठीक है। फिर GHIJKL, ओके, ये पर्टिकुलर GHIJKL की ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होने वाली है, ओके। जब आप इसे चेक करोगे तो आपको यही आंसर मिलेंगे, ओके। फिर ये L तक हुआ, फिर वही MNOPQRS, ठीक है, ये R तक इस पर्टिकुलर टेबल में आया, ओके। ये पूरे टेबल स्टूडेंट सीक्वेंस में चल रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मुझे उसे डिवाइड करना पड़ा पार्ट्स में, ओके। तो ये क्या हुए, ये हुआ हमारे फ्रीक्वेंसी उन पर्टिकुलर लेटर्स की, ठीक है। लेटर क्या है, लेटर है हमारे वेरिएबल्स, ओके। देन और आगे जाएं तो STUVWX, ओके, ये इनकी ये फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यार सारे जो हमारे जो जितने हैं सारे लेटर्स वो सारे इंक्लूडेड है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, राइट। ऐसा कोई भी लेटर नहीं है जिसे हमने अभी तक मिस आउट किया हो। Y and Z, ओके, Z तक सारे लेटर्स इसमें इंक्लूड हुए हैं, ओके। तो ये हमारा 11th क्वेश्चन था। एक सेंटेंस दे दिया और बोल दिया कि आपको भाई इसकी फ्रीक्वेंसी बताना है, राइट। एक एक लेटर को आप वेरिएबल मानिए और उन वेरिएबल के आपको क्या बताना है, उस वेरिएबल के थ्रू आपको एक फ्रीक्वेंसी अरे को फॉर्मेशन करना है, राइट। एक फ्रीक्वेंसी अरे का फॉर्मेशन करना है। तो ये पर्टिकुलर हमने क्या किया, ये पर्टिकुलर हमने उसका आंसर बता दिया कि भाई ए से लेके जेड तक सारे तो लेटर्स उसमें हो रहे थे इंक्लूड, तो हमने उन पर्टिकुलर की फ्रीक्वेंसी आपको बता दी, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। अभी तक के सारे क्वेश्चंस, ये सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने जो हमारा 3rd चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा वो पूरा कंप्लीट कर लिया, राइट। हमने सारे उसके कंसेप्ट्स पढ़ लिए, जहां पे नीडेड थे वहां पे हमने उसके प्रैक्टिकल्स भी देख लिए, है ना। अब फिर उसके बाद में हमने उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी सॉल्व कर लिए, ओके। अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पूरा जो 3rd चैप्टर था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, इसका एक क्विक रिकैप देखने वाले हैं, ओके। मतलब जो कंसेप्ट, जो मेन कंसेप्ट हमने पढ़े थे, बस हम उनकी एक एक दो लाइन में एक बार फिर से उसको रिवाइज करने वाले हैं, ओके। एक रिवीजन करेंगे और फिर हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पर जाने वाले हैं, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। एंड इस वीडियो की नोट्स के लिंक आप लोगों को मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।